नमस्कार साथियों। मित्रों, हम लोग घटना चक्र की लेखपाल मार्गदर्शिका देख रहे थे, जिसमें ग्राम समाज और ग्राम विकास हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसका पहला चैप्टर हम लोगों ने देख लिया। स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर इसमें बहुत अच्छे से समाहित नहीं किए गए हैं, जो मतलब परीक्षा की दृष्टि से नहीं दिए गए हैं। बहुत ब्रॉड कर दिया गया है पूरे पुस्तक को। 180 प्लस पेज इसमें दिए गए हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता है। हाँ, इस पुस्तक को मैं पढ़ पढ़ के उसमें से इम्पोर्टेंट क्या क्या है उस फैक्ट को लेके आपके बीच में उपस्थित जरूर हो रहा हूँ। और मेरा प्रयास है कि आप लोगों की सफलता अवश्य मिले आप लोगों को, और कोई भी एक प्रश्न छूटने भी ना पाए, और जो जो ज़रूरी हम लोग उसको आसानी से पढ़ भी सके। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे ग्रामीण विकास में अध्याय नंबर 13, और कृषि से संबंधित इसमें कुछ प्रश्नोत्तरी दी गई है जो वन लाइनर फॉर्मेट में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से प्रश्न सीधे बनते हैं। तो उस चीज़ को आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि परीक्षा में एक भी प्रश्न बाहर से ना आए। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो हम लोगों का प्रश्न है, नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था तो वर्ष 1985 में हुआ था। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी तो 1999 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी तो वर्ष 1992 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है किसमें? तो कृषि क्षेत्र में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और विशेष करके उद्योग और कई चीज़ें दी जाएंगी, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो कृषि में है। किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया? तो वर्ष 2004-05 से ऐसा कार्यक्रम चालू किया गया है। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन का आयोजन किया गया था। कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? तो ये मोटे अनाज हैं। मोटे अनाज जो है खाद्य सुरक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं। तो इसमें क्या क्या हुआ? इससे आच्छादित जो फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, मतलब जो मोटे अनाज में नहीं आती हैं? तो ये दलहन है, गेहूं है, चावल है, ये सब खाद्य फसल मानी जाती है। क्योंकि एक्चुअली इसका निर्धारण जो होता है वो इसलिए होता है कि आप जैसे मोटे अनाज के बगैर भी आपका जीवन चल सकता है, लेकिन ये अनाज जो है, खाद्य फसलें जो होती हैं जिसमें दलहन होती है, गेहूं और चावल होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो फिर दिनचर्या चलना मुश्किल हो जाता है। सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? तो अति अल्पकालीन बाजार उपयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि का ऋणात्मक विकास था। उस समय बहुत सी घटनाएं उसके लिए जिम्मेदार थी, उसको हिस्ट्री के सेक्शन में हम लोग अच्छे से देखेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है। तो कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन देना, ये प्रस्तावित नहीं है। वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा कितनी है? तो ये 25 लाख रुपए थी 2006 के अनुसार, जो अभी चल रहा है। निम्न कथन से हम क्या समझते हैं? भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, सीधे पूछे जा सकते हैं। खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को इसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है, इसी बात पे ये इंगित कर रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, आप लोग ध्यान दीजिए कि जो इसमें बोला गया है राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है, तो मतलब खाद्यान्न तो हम लोगों के पास पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को इसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। तो इसी बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। तो ये वर्ष 1965 में की गई। सीधे प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। मूल्य किस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का क्रय करती है सरकार जो है, तो जिसे एमएसपी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना एनएटीपी का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त अधिकरण द्वारा होता है तो वह है विश्व बैंक के द्वारा ये किया जाता है, एनएटीपी।
विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो अंगूर विटीकल्चर से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? तो टोटल 15 में। टोटल 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में भारत को विभाजित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इससे मिलता जुलता सेम प्रश्न है कि यूपी में कितने हैं कृषि जलवायु प्रदेश? तो यूपी में टोटल 9 है, आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कौन सी है? तो पंतनगर को माना जाता है हरित क्रांति की जन्मस्थली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधे बनेंगे। भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुआ तो उससे संबंधित कौन कौन थे उस समय? तो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। MS स्वामीनाथन जी जो हम लोगों के हरित क्रांति के जनक हमारे देश के माने जाते हैं, और जी सुब्रमण्यम अय्यर जी उस समय उपस्थित थे मंत्रालय में। तो इन्हीं 3 लोगों की उपस्थिति में ये हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया था। आइए आगे देखते हैं। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित हुए राज्य कौन कौन से हैं? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए थे, क्योंकि इन जगह पे सिंचाई की उपलब्धता आसानी से थी और थोड़ा रिस्क लेने में ये लोग कैपेबल भी थे और थोड़ी पूंजी भी थी इन लोगों की, क्योंकि ये सैनिकों में काम करते थे। ब्रिटिश इनके परिवार से मैक्सिमम आप देखेंगे कि मैक्सिमम सभी के परिवारों से कोई ना कोई ब्रिटिश सरकार में सैनिक या कोई दूसरे पद पे था। तो इन लोगों के पास पूंजी भी थी लगाने के लिए और सरकार ने थोड़ी सहायता की, तो हरित क्रांति के सर्वाधिक लाभान्वित भी इन्हीं लोगों ने हुआ। हाँ, लाभान्वित अगर सही दृष्टि में देखा जाए तो पूरा देश हुआ है, क्योंकि खाद्यान्न की पूर्ति सबको हुई है। लेकिन हाँ, असमानताएं जो बढ़ी हैं तो वो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि ये लोग अच्छे से लाभान्वित हुए हैं। कृषि करने की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, तो जैविक खेती काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NAFED नेफेड किससे संबंधित है? तो कृषि विपणन से। कृषि विपणन मतलब कृषि का जो मतलब खरीद और फरोख्त होती है, तो उससे रिलेटेड है नेफेड। उसके बाद नेक्स्ट आइए देखते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP का उद्देश्य है कृषि मूल्य का स्थिरीकरण करना और कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चय एवं लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि फंड उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा करना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्य करता है CACP। खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग खाद्यान्नों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है, मतलब मूल्य निर्धारण का कार्य यही करता है। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, आप लोग ध्यान में रखिए। इसकी स्थापना वर्ष भी पूछे जाते हैं, जो कि 1982 है, 1982 में हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, कृषि से रिलेटेड, आप ध्यान में रखिए। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, तो सहकारी कृषि जो है ये निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। निम्न उत्पादकता के लिए बहुत से कारक और जिम्मेदार हैं, जिसमें से आप समझ सकते हैं कि उचित बीज का प्रबंध न होना और किसानों को जागरूकता न होना, अशिक्षा जो है उसके लिए जिम्मेदार है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है पूंजी का अभाव है। पूंजी सभी ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे, आप भी किसान परिवार से होंगे तो आपको पता भी होगा कि वो आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर रहती है। भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है, तो कॉफ़ी और चाय उत्पादकों के लिए कीमत स्थिरीकरण मतलब कीमत इसके ज़्यादा बढ़ने ना पाए या घटने ना पाए, एक बैलेंस बना रहे, उसके लिए ये कार्य किया गया है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व इसके किनमें योगदान से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और खाद्यान्न आपूर्ति से समझा जाता है। भारत की फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो गन्ना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि सीधा प्रश्न जो इनका बन रहा है कि सिंचित क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा कौन सी फसल की बुआई होती है? तो गन्ना होती है। गन्ना जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्र लेता है सिंचित क्षेत्र का। कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती हैं? तो मूंग और उड़द। ऐसे प्रश्न सीधे बन रहे हैं कृषि से रिलेटेड, तो आप ध्यान में रखिए। भारत में कृषि को समझा जाता है तो जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, कोई ये बिजनेस नहीं है। आप देख रहे हैं, मतलब कोई कृषि कर रहा है तो वो बस अपना दिनचर्या चलाने के पर्पज से कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कोई बिजनेस कर रहा है या ऐसा कुछ है। तो उसी की वजह से और भी हम लोगों की एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी डाउन होता चला जा रहा है, क्योंकि ये जीविकोपार्जन है कि बस खाने के लिए अनाज मिल जाए, बस उतने पे ही चल रहा है। संतुलित उर्वरक
प्रयोग किए जाते हैं तो उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग इसीलिए होगा कि पौधे मजबूत होंगे तो अच्छी फसलें लगेंगी। खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु एवं भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु इनका कार्य किया जाता है। केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना एवं विदर्भ में दक्षिणी भारत एवं उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र है, तो तमिलनाडु का तट जो है उच्च उत्पादकता का क्षेत्र है, काफ़ी अच्छी फसलें यहाँ होती भी हैं। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य कौन सा रहा, तो ये पंजाब रहा। आप लोगों को पता ही होगा पंजाब राज्य काफ़ी आगे है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, तो ठेकेदारी कृषि यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे होती भी है। मैकोरानी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों के लिए है, तो ये असिंचित परिस्थितियों के लिए मैकोरानी गेहूं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, पूछा भी जा सकता है, क्योंकि सिंचित क्षेत्र का अभाव भी हो रहा है वर्षा की वजह से या विभिन्न प्रकार की और कमियों की वजह से असिंचित क्षेत्रों में एग्रीकल्चर का दबाव बढ़ता जा रहा है। तो उसमें पूछा जा सकता है कि कौन सा गेहूं है जो असिंचित क्षेत्रों में बढ़िया उपज दे लेता है या अपने आप को उपयुक्त मानता है, तो मैकोरानी गेहूं इंपॉर्टेंट है, याद रखें। गेहूं, चावल, चीनी एवं दालों में से सामान्यतः किसका भारत में निर्यात नहीं होता है, तो दालों का निर्यात नहीं होता, दाल आत्मनिर्भर है भारत। और फिर उसके बाद देते हैं टीटीकेल दो के बीच का संकर है गेहूं एवं राई। गेहूं एवं राई ये टीटीकेल दो के बीच का संकर प्रजाति है। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है तो अस्थैकत्वहीनता की वजह से पाई जाती है। नेक्स्ट है ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट एवं रस्ट में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है, तो रस्ट जो है ये गेहूं की फसल का रोग है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। कल्याण सोना एक किस्म है, तो ये गेहूं का एक किस्म है। भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो पश्चिम बंगाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखें। मसूर, अलसी, सरसों एवं सोयाबीन में से कौन सी एक खरीफ की फसल है, तो सोयाबीन जो है वो खरीफ की फसल है, बाकी सभी जो हैं वो रबी की फसल है। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो वर्षा, चावल के लिए वर्षा चाहिए, विशेष करके ध्यान दें 100 सेंटीमीटर से अधिक, क्योंकि प्रश्न में 70, 75 या इससे भी कम ज़्यादा करके प्रश्न बनाए जा सकते हैं। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में इसमें नंबर 1 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं तो बीज से प्राप्त होते हैं। भारत का शक्कर का प्याला किसे कहते हैं, तो इसे यूपी, उत्तर प्रदेश को कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। निम्नलिखित में से किन कारकों ने उत्तरी भारत के दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की है, तो मतलब जो उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की तरफ चीनी उद्योग स्थानांतरित हो रहे हैं उसके लिए कौन से कारक सहायक हैं, तो गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन और गन्ने में शर्करा का अधिक होना और पेराई का अधिक लंबा, ये 3 कारण उपयुक्त हैं जिसकी वजह से दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रेफर किए जा रहे हैं। चना, सरसों, कपास एवं गेहूं में से राजस्थान किस वस्तु का देश में प्रमुख उत्पादक है, तो सरसों के लिए राजस्थान सबसे ज़्यादा जाना जाता है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। मूंगा रेशम एक ऐसी किस्म है जो विश्व में केवल भारत में ही होती है, तो असम में सिर्फ पाया जाता है मूंगा रेशम। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो केरल है। किस राज्य में कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है, तो कर्नाटक। कहवा के लिए कर्नाटक। विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोक्ता में भारत का स्थान क्या है, तो चाय के उत्पादन में तो दूसरा है लेकिन उपभोक्ता में प्रथम नंबर पे है। सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है भारत, लेकिन उत्पादन में दूसरे नंबर पे है, प्रथम पे चाइना है। सही सुमेलित है तो कौन कौन सी, सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR, ये वाराणसी में अवस्थित है, कई बार आ चुका प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। दलहन अनुसंधान संस्थान जो है ये कानपुर में अवस्थित है, और गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ में अवस्थित है, और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है ग्रीन गोल्ड क्या है, तो ये चाय है, चाय की एक किस्म है। चेना, फेजेंटा, झूमिंग एवं मिल्पा में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है, तो फेजेंटा जो है ये चलवासी कृषि नहीं है। कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है, तो आम्रपाली जो है
जो छोटे से पौधे पे फली लगती है, आम का छोटा पौधा होता है, आम्रपाली किस्म बोलते हैं जिसे, ये दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनाई गई किस्म है। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा अंशदान है इसका। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, तो दलहनी फसलें जो हैं वो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करती हैं अपनी जड़ों में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है, कई बार आ चुका है। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं लगभग किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो इसलिए आप लोग इसे बहुत इंपॉर्टेंट समझ के देखें और ध्यान में रखें, क्योंकि प्रश्न रिपीट बराबर होते हैं। गुजरात गेहूं, गन्ना, बाजरा एवं नारियल में से किस एक के मुख्य उत्पादक में से एक है? तो ये बाजरा के लिए काफ़ी प्रमुख है। और सही सुमेलित इसमें क्या देखना है हमको? डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ है? तो राइस रिसर्च हैदराबाद में है। और डायरेक्ट ऑफ व्हीट रिसर्च जो है ये करनाल में है। और डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च जो नई दिल्ली में है। और डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च ये कानपुर में है। पल्सेज दाल को कहते हैं, मेज मक्का को, और बीट गेहूं को, और राइस जो है चावल को। मूंगा रेशम ये असम में, ईरी रेशम जो है ये भी असम में पाया जाता है। सहतूत का रेशम कर्नाटक में है, और टसर रेशम झारखंड में है। इंपॉर्टेंट है। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति किसकी है? तो मालवीय चमत्कार अरहर की एक प्रजाति है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो कुफरी चिप्सैना 2 जो है ये सबसे बढ़िया आलू है, और इसका प्रयोग ज़्यादा करके चिप्स फैक्ट्रियों में होता है, काफ़ी हाई रेट में ये बिकती भी है। अलसी जो है, अरहर जो है वो बहार, और अलसी जो है वो नीलम प्रजाति। मूंगफली चंद्रा, और मसूर जो है पंत L 406, सरसों वरुणा, ये सब प्रजातियों का नाम दिया गया है, मैच कराने के लिए पूछा गया है। ललित एक उन्नत किस्म है, तो ललित अमरूद का एक उन्नत किस्म है। और निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति कौन सा है? तो अल्फांजो आम सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो ये पंतनगर में हुई थी, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में ये उत्तराखंड में है अवस्थित है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये मैसूर में स्थित है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में प्रकाशित होती है। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी, तो जया। जया जो थी भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी। भारत में जूट उद्योग मुख्यतः केंद्रित है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। आप लोगों को पता होगा जूट में नंबर 1 पे हम लोगों का जो पश्चिम बंगाल राज्य है यही है। सबसे ज़्यादा उद्योग भी यहीं पे है और उत्पादन भी यहीं पे पश्चिम बंगाल में ही होता है। अरहर का जन्म स्थान कहाँ है? तो अरहर जो है भारतवर्ष में ही इसका जन्म स्थान माना जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो दाल कुछ ही क्षेत्रों में इस्तेमाल होते हैं, और जिस प्रकार से हमारे देश में खाया जाता है उस प्रकार से तो किसी देश में भी उपयोग नहीं होते हैं। लौंग की खेती होती है, तो लौंग केरल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लौंग पे इस समय बराबर प्रश्न बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में देख रहे हैं कि लौंग पे ज़्यादा प्रेफर है, तो आप लोग ध्यान में रखिए, लौंग केरल में पाए जाते हैं। भारत में तंबाकू के सबसे बड़े उत्पादक 2 राज्य कौन से हैं? तो गुजरात और आंध्र प्रदेश हैं। कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? तो मोटे अनाज तथा चावल। धान, बरसीम, गेहूं एवं मूंगफली की फसलों में जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है, तो मूंगफली की फसल के लिए जिप्सम की मात्रा सर्वाधिक आवश्यकता होती है। निम्नलिखित फसलों में भारत किनका सबसे बड़ा उत्पादक है? जो काली मिर्च है, इलायची है, लौंग है, अदरक है, तो इसमें हम लोगों का काली मिर्च और अदरक के लिए भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में दालों की कमी है, परंतु प्रोटीन की नहीं। दालों की मांग की वरीयता है, तो ये उपयुक्त कथन जो है ये दोनों सही हैं और दोनों सही व्याख्या भी कर रहे हैं। भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, और दालों की मांग की वरीयता भी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो वर्गीस कुरियन जी को श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज में ये प्रश्न आया हुआ था। आप लोग चैनल पे जाके टेस्ट सीरीज देख लीजिए। यूथ कॉम्पिटिटिव सेंटर का पूरा टेस्ट सीरीज अपलोड किया गया, 2 ठो हो चुका है और लगातार आते रहेंगे। जया, पद्मा एवं कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्में हैं? तो धान की। एक फसली कृषि विशेषता है, व्यापारिक अन्य कृषि की एक विशेषता है। कौन सा मसाला भारत के काला सोना
के रूप में जाना जाता है तो काली मिर्च को काला सोना के रूप में जाना जाता है। और इसे अंग्रेज़ों के द्वारा या जब शुरुआत में विदेशी आक्रमण हुए, विदेशी हम लोगों के देश में आए तो इसे यवन प्रिय के नाम से भी जाना जाता था, यवन प्रिय, और इसके नाम से भी इसे जाना जाता था। तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखें क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बने हुए हैं कि काली मिर्च को यवन प्रिय बोलते हैं। स्टॉक फार्मिंग है पशुओं का प्रजनन। दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता कौन है? तो दो के दोनों भारत ही है। सबसे ज़्यादा दलहनी फसलों का उपयोग भारत में ही होता है, उत्पादन भी होता है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो ये मूंगफली की है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तन फसलें हैं तो ये मक्का की फसलें हैं। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है तो धान की है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय विभिन्न मौसमों पर दो फसल को उगाने से है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं सिक्किम में से किस एक को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है? तो सिक्किम में भूमि का प्रतिशत अधिक नहीं है, बाकी सभी जगह सर्वाधिक है कृषि भूमि। यहाँ पे एक्चुअली सिक्किम में जो है वो पथरीली भूमि पाई जाती है, वो बॉर्डर का क्षेत्र है, तो वहाँ पे कृषि योग्य जो भूमि है उसका काफ़ी अभाव है। धारणी कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्य बनी रहे। धारणी कृषि मतलब भविष्य के लिए कृषि जो है हम करने के लिए इस भूमि की गुणवत्ता बराबर मेंटेन रहे, उसको देखते हुए कृषि कार्य करना, इसे धारणी कृषि बोलते हैं। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर में है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड परिषद की स्थापना हुई थी तो वर्ष 1984 में। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये किस देश के हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो है ये भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और भारत के हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन जी हैं। तो यहाँ भारत में हरित क्रांति के जनक नहीं होगा, ये गलत है। ये विश्व के हरित क्रांति के जनक हैं, ये अमेरिका के हैं। और हम लोगों के देश के जो हैं MS स्वामीनाथन जी हैं। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम से। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा है? तो मैक्सिकन गेहूं जो है ये सबसे ज़्यादा है, जिसका पैदावार सबसे ज़्यादा हुआ था। तो हरित क्रांति सबसे ज़्यादा फायदेमंद अगर किसी चीज़ के लिए रही तो वो रही गेहूं के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है चावल और अन्य फसलें। भारत के राज्यों में से किसने हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की है? तो पंजाब राज्य में ग्रीन हाउस फार्मिंग हो रही है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है किससे? तो हरित क्रांति से है, श्वेत क्रांति से है और नीली क्रांति से है इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध। फसलों उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा एवं नाइट्रोजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग के द्वारा। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कटक में अवस्थित है। रबी फसल की बुआई होती है तो अक्टूबर नवंबर में होती है। रबी फसल आप लोग ध्यान में रखिए, रबी फसल आप नहीं भूलेंगे, गेहूं का सीजन, गेहूं के जब बुआई होती है उसे रबी का फसल बोलते हैं। और खरीफ की फसल बोलते हैं जब धान की बुआई होती है। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का pH मान कितना होने की संभावना है? तो 6 से 7 के बीच में अगर रहेगा तो ये pH मान बराबर होता है फसलों के लिए। गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा आवश्यक होती है गेहूं की खेती के लिए। किस समूह की फसलें नकदी हैं? कपास, गन्ना, केला और जूट, ये सब नकदी फसलें हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिए। तो कपास, गन्ना, केला और जूट, ये प्रश्न सीधा बनता है नकदी फसलें कौन कौन सी हैं। 4 में दे देंगे, एक उसमें नॉर्मल फसल दे देंगे, उसके बाद फिर आपको पूछेंगे कि इसमें कौन कौन सी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है तो गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रगति की है भारत ने। फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? तो करेज जो है ये पेट्रोपादप भी है, जिसकी वजह से बायोडीजल वगैरह भी बनाए जाते हैं। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति क्या है? 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होनी चाहिए और 25 डिग्री सेंटीमीटर से ऊपर तापमान होना चाहिए। मतलब 25 के नीचे आप देख रहे हैं गर्मी होनी चाहिए, ठंड नहीं पड़नी चाहिए। 25 के नीचे टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और 100 सेंटीमीटर अर्थात वर्षा अच्छी होनी चाहिए।
खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत से लोग इस पे गेहूं पे टिक करेंगे, इसलिए ध्यान रखें। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल चावल मानी जाती है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना ये सूचक है, तो जिंक की कमी का सूचक है मक्का की पत्तियों का सफेद होना। मक्का ही नहीं, विभिन्न फसलों में भी ऐसे सिम्टम देखे जाते हैं जिसका जिम्मेदार जिंक होता है। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं, तो गन्ना, कृष्णा, गोदावरी और डेल्टा का क्षेत्र जो है ये चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? तो नीलहरित शैवाल जो है ये चावल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, ये उर्वरक प्रदान करता है पौधों को। भारत में कौन सा क्षेत्र कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत जो है ये कपास का सबसे अधिक उत्पादन करता है। महाराष्ट्र में कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो कपास को श्वेत स्वर्ण कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है? तो गुजरात है। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए, तो गन्ना में शर्करा की मात्रा घट जाएगी। सोयाबीन के दाने में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो 20 से लेकर 22% तक तेल की मात्रा पाई जाती है। भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू सभी की कृषि के लिए की जाती है? तो कर्नाटक में जो है ये तीनों की कृषि एग्रीकल्चर किया जाता है, इनका कहवा का, रबड़ का और तंबाकू का। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो दाल का, ये कई बार देखिए रिपीट हो चुका है प्रश्न, 3 बार हो चुका। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? तो असम सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करता है। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले मुख्य सस्य हैं? तो चाय है, रबड़ है, नारियल है और कहवा है। झूमिंग अथवा पैडा पद्धति क्या है? तो जंगल काटकर खेती के लिए सूखने को छोड़ना, ये झूमिंग अथवा पैडा पद्धति है। तो झूमिंग खेती में एक्चुअली होता क्या है कि किसी एक क्षेत्र को पकड़ लेंगे, यहाँ के सभी पौधों को काट के हटा देंगे, जब खेत पूरा तैयार हो जाएगा तो फिर इसमें बुआई कर लेंगे, बुआई करने के बाद फसल काट के हटा लेंगे, फिर इस खेत को छोड़ के किसी दूसरे स्थान पे जाएंगे, यहाँ पे पेड़ पौधों को काट के फिर खेती करेंगे। तो ऐसा होने से बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ता है पर्यावरण को, क्योंकि यहाँ के पौधों को आपने नष्ट किया, फिर दूसरी जगह जा रहे हैं, यहाँ के पौधों को नष्ट कर रहे हैं, रिपीट उसमें खेती नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। तो यही पद्धति है झूमिंग खेती। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है, तो ये नागालैंड में सबसे ज़्यादा प्रयोग में की जाती है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पटसन मतलब पश्चिम बंगाल, पटसन मतलब वही हम लोगों का जूट हुआ। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो पश्चिम बंगाल में ही है। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरल, जम्मू एंड कश्मीर में सबसे अधिक पाया जाता है। चलवासी कृषि पहाड़ी क्षेत्र की प्रमुख समस्या है? तो ये असम और झारखंड की। चलवासी कृषि उसी कृषि को बोल रहे हैं जो झूमिंग कृषि है। झूमिंग कृषि की विभिन्न प्रकार की वैरायटियां पाई जाती हैं, जिसमें से एक चलवासी कृषि भी है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे चल के जाना, बदलते रहना खेत को अपने। किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तो तमिलनाडु केले का अच्छा उत्पादन करता है। मक्का की फसल पकने की अवधि है? तो 140 दिन में मक्के की फसल पक जाती है। लौंग प्राप्त होता है? तो लौंग एक पुष्पकली है, आप लोग उसे ध्यान से देखे भी होंगे, नहीं देखे होंगे तो आपके घर पे मसाले होंगे, आप वहां से लेके उसे देख सकते हैं। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संस्करण करता है वह क्या कहलाता है? तो प्रकंद कहलाता है। किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो प्याज की खेती जो है वो प्रतिरोपण के माध्यम से की जाती है, अर्थात जैसे बीज डाला जाएगा, फिर उसके बाद पौधे को कटिंग करके फिर उसे जमीन में लगाया जाता है। गुलाबी क्रांति संबंधित है? तो ये प्याज से संबंधित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है? तो जयपुर में है। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो धान, मक्का, गेहूं जो है सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। विश्व में फल उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? तो 12.6% है। भारतीय कृषि ने निम्न उत्पादकता का कारण है आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार और उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी की वजह से निम्न उत्पादकता भारतीय कृषि में होती है। एक्चुअली इसमें होता यह है कि जितने लोगों के एक लैंड पे अगर मान लीजिए 3 लोगों की आवश्यकता है और रोजगार न मिलने की वजह से इसमें 6 लोग लगे हैं,
तो वो ऑटोमेटिक ही उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि 6 लोगों के हिसाब से अगर देखेंगे तो उपज जितना भी होगा वो 6 लोगों में डिवाइड अगर करेंगे तो उत्पादकता कम मानी जाएगी। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उलेरी कल्चर कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैनल पे इसकी ट्रिक भी दी गई है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान है, तो भारत दूसरे स्थान पे है, प्रथम पे चाइना है। दलहनी फसलों में संतुलित खाद्य का अनुपात एनपीके का जो अनुपात होता है ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, तो 1:2:2 का अनुपात होना चाहिए एनपीके का। दलहनी फसलों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है? तो दूसरे नंबर पे है, पहले पे फिर वही चाइना। चाइना आप देख सकते हैं कितनी जगह पे नंबर 1 पे उपस्थित होता है, इसी की वजह से वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत उससे आगे जल्द निकलेगा। एक ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, खेती के लिए उपयुक्त है, तो चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। ढाल वाली जगह पर पहाड़ी क्षेत्रों में चाय होती है। पूसा बोल्ट एक प्रजाति है, तो सरसों की। मटर की पत्ती विहीन जाति है, तो अपर्णा जो है ये पत्ती विहीन जाति है मटर की। बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है? तो ये धान की है। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता? तो विल्सन को दिया जाता है आलू और राजमा की खेती के लिए श्रेय। इसमें देखते हैं सुमेलित करने का प्रश्न है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये करनाल में है। केंद्रीय कंद फलक अनुसंधान संस्थान ये तिरुवनंतपुरम में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तो ये मनीला में अवस्थित है। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है ये जोधपुर में पाया जाता है। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो MS स्वामीनाथन के द्वारा ये शुरू किया गया था सदाबहार क्रांति। हरित खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो सनई। सनई की फसल जो है ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। और इसमें आप हरित खाद के लिए एक दो पौधे और समझ लें। एक ढैंचा होता है, जो गांव से होंगे उन्हें पता होगा, ढैंचा का एक पौधा होता है जो हरित खाद के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके सिवा एक जो मूंग का पेड़ होता है, इसको भी हरित खाद के लिए उपयोग किया जाता है। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? तो MS रंधावा जी द्वारा भारतीय कृषि का इतिहास लिखा गया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से प्रश्न सीधे बन सकते हैं। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं। चीन, भारत, जापान और जर्मनी में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो चीन जो है वो धान की उत्पादकता सर्वाधिक है। कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम अपनाने वाला राज्य था, तो ये राजस्थान था। कल्याण सोना, सोनारा 64, सरबती सोनारा और सोनालिका में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? तो सरबती सोनारा जो है ये उत्परिवर्तित की गई है। और इसमें इंपॉर्टेंट देखिए, कल्याण सोना, सोनारा 64, सरबती सोनारा और सोनालिका, ये चार के चारों आप याद रखिए, चारों गेहूं की प्रजातियां हैं। ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी गेहूं की प्रजाति है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई यूपी में होती है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में से कौन किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य है? तो पंजाब है। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो वर्ष 2011 से 12 में आरंभ किया गया था। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो ये धान की प्रजाति है। पूसा RH10, पूसा सुगंधा 3, पूसा बासमती और पूसा सुगंधा 5 में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो पूसा RH10 जो है ये संकर प्रजाति है। सभी चावलों की प्रजातियां हैं, इन्हें भी याद रखें। राज 3077 एक प्रजाति है, यह किसकी है? तो गेहूं की प्रजाति है। ICAR नई दिल्ली के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर S अयप्पन जी जो हैं ये वर्तमान महानिदेशक हैं। धान की उत्पत्ति हुई दक्षिण पूर्व एशिया से आया हुआ ये फसल है धान।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा उड़ीसा में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो उड़ीसा जो है ये इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता, बाकी सभी जगह इलायची पाई जाती है। भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भी लखनऊ में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये मेरठ में है। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है, तो तंबाकू के खेत में ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो सोयाबीन के दाने में। अलसी, सूरजमुखी, मूंगफली और लीबिया में से कौन सी दो दल वाली तिलहनी फसल है? तो मूंगफली है। दो दल वाली अर्थात उसके छिलके को आप निकालेंगे तो उसके बीज को दो भाग में आप अपने हाथों से तोड़ सकते हैं कि दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाएंगे दलहन की तरह, तो ये मूंगफली होती है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र ये तिरुचिपल्ली में है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो झांसी में। तो इस प्रकार मित्रों वन लाइनर में ये था हम लोगों का प्रश्न और कंप्लीट हो गया। आगे की सीरीज बराबर कंटिन्यू रहेगी। जो जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं उन्हीं चीज़ों को मैं ढूंढ के आपके बीच लेके आऊँगा, जिससे हम लोगों का कोई भी प्रश्न बने बचने ना पाए, सभी के सभी प्रश्न बने। और जो भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पुस्तक तो 200 प्लस पेजों का है, तो इतना अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो इसमें से कितना याद करेंगे, कितना आएगा, कितना छूटेगा, कुछ पता नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट जो जो चीज़ें हैं मैं आपके लिए बराबर लेके आऊँगा। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बाकी सब लोग एकदम सीधा किताब पढ़ रहे हैं, ऑडियो बुक उसकी बना रहे हैं, तो हमें ऑडियो बुक नहीं बनानी है। जो इम्पॉर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें नहीं देखेंगे। मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।